नेनट्स एक ऐसा मानव समुदाय है जिसने प्रकृति की सबसे कठोर परीक्षाओं के बीच भी अपने अस्तित्व को न केवल बनाए रखा बल्कि उसे एक अद्भुत जीवन शैली में ढाल दिया, जहां चारों ओर फैली बर्फ की अनंत चादर, हड्डियां जमा देने वाली तेज हवाएं और कई कई महीनों तक सूरज का ना दिखाई देना आम इंसान के लिए असहनीय हो सकता है। वहीं इनके लिए यही परिस्थितियां जीवन का सामान्य हिस्सा हैं। ये सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं है, बल्कि उन सीमाओं को चुनौती देने की मिसाल है जहां मानव सहनशक्ति की कल्पना भी कठिन हो जाती है। जिस माहौल में हम जैसे लोग कुछ ही समय में हार मान लें, उसी वातावरण में ये नेनट्स पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ जीते हैं बल्कि अपने अस्तित्व को मजबूती से आगे भी बढ़ाते हैं। इनके जीवन की शुरुआत भी उतनी ही असाधारण होती है जितनी उनकी पूरी जीवन शैली। आधुनिक अस्पतालों और सुविधाओं से दूर बच्चों का जन्म खुले बर्फ से ढके मैदानों में बने उनके पारंपरिक आवास चुम के अंदर होता है। ये चुम केवल एक साधारण तंबू नहीं, बल्कि अत्यधिक ठंड के विरुद्ध एक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अनुकूलित संरचना है। लकड़ी के लंबे मजबूत डंडों से तैयार ढांचा और रेंडियर की खाल से बनी इसकी परतें बाहरी वातावरण को प्रभावी ढंग से रोकती हैं। चाहे बाहर भीषण बर्फीला तूफान चल रहा हो या तापमान अत्यधिक नीचे गिर चुका हो, चुम के अंदर एक संतुलित, सुरक्षित और रहने योग्य वातावरण बनाए रखा जाता है, जो इस कठोर दुनिया में जीवन को संभव बनाता है। जब किसी नेनेट्स परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो ये सिर्फ एक नया जीवन नहीं होता, बल्कि एक नई जिम्मेदारी होती है उसे इस कठोर दुनिया के लिए तैयार करने की। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को रेंडियर की गर्म खाल में लपेट दिया जाता है ताकि वो ठंड से बच सके। माँ अपने अनुभव और परंपराओं के अनुसार बच्चे की देखभाल करती है। यहाँ कोई आधुनिक उपकरण या डॉक्टरों की टीम नहीं होती, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही समझ और ज्ञान इतना मजबूत होता है कि वो इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक निभा लेते हैं। नेनेट्स के लिए जन्म सिर्फ जैविक घटना नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। उनका मानना है कि हर बच्चा अपने साथ पूर्वजों की आत्मा और आशीर्वाद लेकर आता है। इसलिए जन्म के समय कुछ खास रस्में भी निभाई जाती हैं, जिनका मकसद बच्चे को प्रकृति और समुदाय से जोड़ना होता है। बच्चे का नाम भी अक्सर किसी पुराने सदस्य या किसी प्राकृतिक तत्व के आधार पर रखा जाता है, ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। बचपन से ही नेनेट्स बच्चे उस जीवन का हिस्सा बन जाते हैं जिसे हम असंभव मानते हैं। कुछ ही सालों में वो बर्फ पर चलना सीख जाते हैं, ठंड को सहना सीख जाते हैं और रेंडियर के साथ तालमेल बैठाना भी। उनके खेल भी अलग होते हैं। वो खिलौनों से ज्यादा प्रकृति के बीच खेलते हैं, बर्फ के बीच दौड़ते हैं और अपने आसपास के माहौल को समझते हैं। नेनेट्स के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका रेंडियर है। ये जानवर उनके लिए सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का केंद्र है। रेंडियर से उन्हें दूध, मांस और खाल मिलती है, जिससे वो कपड़े और घर बनाते हैं। इसके अलावा रेंडियर उनके सफर का साधन भी है। नेनेट्स लोग साल भर अपने रेंडियर के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ये यात्रा हजारों किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उनकी ये घुमंतू जीवन शैली कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोच समझकर अपनाया गया तरीका है। साइबेरिया के इस इलाके में मौसम और पर्यावरण लगातार बदलते रहते हैं। अगर वो एक ही जगह रुक जाएं, तो रेंडियर के लिए भोजन खत्म हो सकता है। इसलिए वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं ताकि उनके जानवरों को ताज़ा चराई मिलती रहे और उनका जीवन संतुलन में बना रहे। अब ये सवाल स्वाभाविक है कि जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो नेनेट्स लोग क्यों अब भी इस कठिन जीवन को चुनते हैं? वो भी तो शहरों में जाकर आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, गर्म घरों में रह सकते हैं, आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये सब उतना आकर्षक नहीं है जितना हमें लगता है। नेनेट्स लोगों की सोच पूरी तरह अलग है। उनके लिए जीवन का मतलब सिर्फ आराम और सुविधा नहीं है। वो प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध में जीते हैं। उनके लिए ये बर्फीला इलाका सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी पहचान है। वो खुद को इस वातावरण का हिस्सा मानते हैं, ना कि उससे अलग। आधुनिक दुनिया में जाने का मतलब उनके लिए सिर्फ जगह बदलना नहीं, बल्कि अपनी पूरी जीवन शैली को बदलना है। वहां उन्हें नियमों और सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, जहां हर चीज तय होती है, काम का समय, रहने का तरीका और यहां तक कि सोचने का तरीका भी। जबकि नेनेट्स के पास ये सब नहीं है। वो अपनी गति से जीते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं और किसी बाहरी दबाव के बिना जीवन बिताते हैं। ये भी एक कारण है कि उन्हें ये जीवन कठिन नहीं लगता। जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, वही हमारे लिए सामान्य बन जाता है। नेनेट्स के लिए ये ठंड, ये बर्फ
और ये अकेलापन कोई समस्या नहीं है। उनका शरीर और दिमाग दोनों ही इस वातावरण के अनुसार ढल चुके हैं। वो ठंड को उसी तरह महसूस करते हैं जैसे हम सामान्य तापमान को। उनका खानपान भी इस वातावरण के अनुसार होता है। वो ऐसा खाना खाते हैं जो उन्हें ज्यादा ऊर्जा देता है और शरीर को गर्म रखता है। कच्चा मांस, मछली और रेंडियर का खून तक उनके भोजन का हिस्सा होता है। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन उनके लिए ये पूरी तरह सामान्य है और उनके शरीर के लिए जरूरी भी। नेनेट्स के कपड़े भी उनके जीवन का अहम हिस्सा हैं। वो पूरी तरह रेंडियर की खाल से बने होते हैं, जो ठंड से बचाने में बेहद प्रभावी होते हैं। ये कपड़े इतने अच्छे होते हैं कि वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देते। उनके जीवन में कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन वो उन्हें समस्या की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये जीवन एक संतुलन है, प्रकृति और इंसान के बीच का संतुलन। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इस संतुलन को तोड़ा तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। धीरे धीरे आधुनिक दुनिया का प्रभाव उनके जीवन में आ रहा है। कुछ जगहों पर तेल और गैस की खोज ने उनके रास्तों को प्रभावित किया है। कुछ युवा शहरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या अब भी अपनी परंपराओं को बनाए रखना चाहती है। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने अपनी जड़ों को छोड़ दिया तो वो सिर्फ एक आम इंसान बनकर रह जाएंगे, जिसकी कोई अलग पहचान नहीं होगी। नेनेट्स की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आसान जीवन क्या होता है। क्या वो जो सुविधाओं से भरा हो, या वो जो हमारी पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखे? उनके लिए जवाब साफ है। वो उस जीवन को चुनते हैं जिसमें वो खुद को खोए बिना जी सकें, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। इस बर्फीली दुनिया में जन्म लेने वाला हर नेनेट्स बच्चा एक तरह से प्रकृति का ही हिस्सा बन जाता है। वो सिर्फ जीना नहीं सीखता, बल्कि इस धरती के साथ तालमेल बैठाना सीखता है, और यही उसे बाकी दुनिया से अलग बनाता है। नेनेट्स के लिए अपने परिवार को आगे बढ़ाना, यानी बच्चों को जन्म देना, कोई आम बात नहीं है। ये उनके लिए सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पवित्र और बहुत ही समझदारी भरी परंपरा है। इतनी भयानक ठंड में, जहां हर सांस को बचाना एक चुनौती है, नेनेट्स अपने पुराने जमाने के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि नया बच्चा न केवल सुरक्षित रूप से पैदा हो, बल्कि वो इस कड़वी ठंड को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार भी हो। जब कोई कपल माँ बाप बनने का फैसला करता है तो वो अपनी बॉडी को अंदर से गर्म रखने वाली खास डाइट पर ध्यान देते हैं। रिश्ता बनाने या यौन मिलन करने से पहले पुरुष विशेष तरह के शक्तिवर्धक खाने का सेवन करते हैं। ये खाना मुख्य रूप से ताज़ा रेंडियर का मांस, उसका गर्म खून और कुछ खास जड़ी बूटियों का मिक्सचर होता है, जो शरीर में अग्नि को बढ़ाता है। इसका मकसद सिर्फ शारीरिक ताकत बढ़ाना नहीं, बल्कि उस गर्मी और एनर्जी को शरीर में भर देना है जो आने वाली नई पीढ़ी को मजबूत बनाए। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की सुरक्षा पूरे समुदाय की पहली प्रायोरिटी बन जाती है। इतनी सर्दी में पेट में पल रहे बच्चे को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को खास तौर पर रेंडियर का मोटा और चर्बी युक्त मांस और रेंडियर का दूध पिलाया जाता है। ये खाना न केवल मां के शरीर को गर्म रखता है, बल्कि बच्चे को अंदर से मजबूत भी बनाता है और जन्म के समय ठंड का सामना करने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी डेवलप करता है। ये माना जाता है कि अगर मां का शरीर पर्याप्त गर्मी और पोषण पा रहा है तो बच्चा सेहतमंद और चुस्त होकर पैदा होगा। शादी और सुहागरात का त्योहार यहाँ भी बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ दो बदनों का मिलन या लैंगिक क्रिया नहीं, बल्कि दो आत्माओं और दो परिवारों का एक हो जाना है। जब दूल्हा और दुल्हन पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनका मकसद सिर्फ खुश होना नहीं, बल्कि एक मजबूत फैमिली की नींव रखना भी होता है। सुहागरात की रात को दूल्हा अपनी पत्नी को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए खास इंतजाम करता है। इस रात वो दोनों मिलकर एक खास तरह का गर्म और पौष्टिक खाना खाते हैं, जिसमें रेंडियर का जिगर और चर्बी वाली मछलियां शामिल होती हैं। ये चीज़ें शरीर को तुरंत एनर्जी और गर्मी देती हैं, जो इस भयंकर ठंड में शारीरिक संबंध बनाते समय बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि शरीर की गर्मी कम ना हो और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को पूरी तरह से भरपूर प्यार दे सकें। ठंड को कम करने और शरीर को गर्म रखने के लिए यहाँ की युवा लड़कियाँ और महिलाएं भी कई तरह के उपाय करती हैं। जवान लड़कियाँ अपनी दिनचर्या में थोड़ा योग और काम के दौरान शरीर को एक्टिव रखती हैं, लेकिन सबसे खास उपाय है उनके पारंपरिक कपड़े और खान पान।
वो अपने कपड़ों की परतों को इस तरह से व्यवस्थित करती हैं कि शरीर की गर्मी बाहर ना निकले। खाने में वो ऐसी चीजें शामिल करती हैं जिनकी तासीर गर्म मानी जाती है, जैसे कि रेंडियर के खून से बना गाढ़ा सूप और जंगली जड़ी बूटियों वाली चाय। ठंड का सामना करने के लिए पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर भी काम करते हैं। चुम के अंदर, जहां बाहर का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहां एक अद्भुत साझेदारी देखने को मिलती है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ कंबल की तरह रेंडियर की खालों के नीचे सोते हैं, जिससे उनकी बॉडी की गर्मी आपस में मिलकर एक इंसुलेशन बना लेती है। ये करीबी स्पर्श उन्हें सिर्फ ठंड से नहीं बचाता, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत करता है। वो अक्सर एक दूसरे की पीठ या पैरों की मालिश करते हैं ताकि खून का दौरा सही रहे और शरीर का कोई हिस्सा सुन्न न हो। ये उनका तरीका है जीवन की इस कठोर व्यवस्था में एक दूसरे को सहारा देने का और प्यार के साथ गर्मी बांटने का। नेनेट्स की शादी कोई आम समारोह नहीं होती, बल्कि ये एक वादा है कि अब दो लोग मिलकर इस कठोर प्रकृति के खिलाफ एक साथ खड़े रहेंगे। सुहागरात इस पार्टनरशिप की शुरुआत होती है, जहां शारीरिक जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जिम्मेदारी भी बंधी होती है। ये सभी परंपराएं और ज्ञान इस बात का प्रमाण है कि नेनेट्स के लिए बच्चे पैदा करना सिर्फ फैमिली बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी जाति और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला एक सेहतमंद और बहादुर योद्धा इस धरती पर लाना है। नेनेट्स लोगों के जीवन को अगर सतह पर देखा जाए तो वो सिर्फ संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ लगता है, लेकिन जैसे जैसे उनके जीवन को गहराई से समझा जाता है तो ये साफ हो जाता है कि ये संघर्ष नहीं, बल्कि एक बेहद संतुलित और समझदारी से बनाया गया जीवन है। यहाँ हर काम का एक कारण होता है, हर परंपरा के पीछे एक अनुभव छिपा होता है और हर निर्णय प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने के लिए लिया जाता है। नेनेट्स के दिन की शुरुआत किसी अलार्म या घड़ी से नहीं होती, बल्कि प्रकृति के संकेतों से होती है। जब सूरज हल्का सा निकलता है या जब रेंडियर की गतिविधियां बदलती हैं, तभी उनका दिन शुरू होता है। वो सबसे पहले अपने रेंडियर के झुंड की स्थिति देखते हैं, कितने स्वस्थ हैं, किसे देखभाल की जरूरत है और आगे बढ़ने का समय कब सही रहेगा। ये सब कुछ इतना स्वाभाविक होता है कि उन्हें इसके लिए किसी खास योजना की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे अहम काम है यात्रा। नेनेट्स लोग साल भर लगभग 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी तय करते हैं। ये यात्रा सीधी नहीं होती, बल्कि मौसम, बर्फ की स्थिति और रेंडियर के खाने की उपलब्धता के अनुसार बदलती रहती है। जब एक जगह पर काई, जो रेंडियर का मुख्य भोजन है, कम होने लगती है, तो वो अपना चुम समेटकर आगे बढ़ जाते हैं। चुम को लगाना और हटाना भी एक कला है, जिसे हर नेनेट्स परिवार बखूबी जानता है। कुछ ही घंटों में वो अपने पूरे घर को समेटकर दूसरी जगह खड़ा कर सकते हैं। इसमें हर सदस्य की भूमिका तय होती है। महिलाएं चुम के अंदर की व्यवस्था संभालती हैं, जबकि पुरुष बाहर की संरचना और रेंडियर को नियंत्रित करते हैं। बच्चे भी इसमें पीछे नहीं रहते। वो छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे इस जीवन के लिए तैयार होते जाते हैं। नेनेट समाज में महिलाएं बेहद मजबूत और अहम भूमिका निभाती हैं। वो सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे परिवार की रीढ़ होती हैं। खाना बनाना, कपड़े तैयार करना, बच्चों की देखभाल करना और चुम की व्यवस्था बनाए रखना, ये सब उनके जिम्मे होता है। इसके अलावा वो मौसम और वातावरण के संकेतों को भी समझती हैं, जिससे पूरे परिवार को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। पुरुषों की जिम्मेदारी होती है रेंडियर की देखभाल और लंबी यात्राओं का नेतृत्व करना। वो बर्फीले तूफानों में भी रास्ता पहचान लेते हैं, बिना किसी नक्शे या तकनीक के। ये क्षमता उन्हें अनुभव और परंपरा से मिलती है। उनके लिए दिशा का ज्ञान सिर्फ देखने से नहीं, बल्कि महसूस करने से आता है। हवा की दिशा, बर्फ की बनावट और आसमान के रंग से। नेनेट्स का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि कैसे सीमित संसाधनों में भी संतुलन बनाया जा सकता है। वो जरूरत से ज्यादा कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। उनके पास उतना ही होता है जितना वो अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सोच उन्हें प्रकृति के करीब रखती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से भी बचाती है। उनके खानपान में भी यही संतुलन दिखाई देता है। वो ज्यादातर वही खाते हैं जो उनके आसपास उपलब्ध होता है, जैसे कि रेंडियर का मांस, उसका खून, मछली और कभी-कभी जंगली फल। उनका भोजन ज्यादा पकाया हुआ नहीं होता, क्योंकि कच्चे मांस में ज्यादा पोषण होता है, जो ठंड में शरीर के लिए जरूरी होता है। ये आदत उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखती है। नेनेट्स के लिए ठंड कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक साथी की तरह है। उन्होंने ठंड के साथ जीना सीख लिया है। उनके कपड़े, जो पूरी तरह रेंडियर की खाल से बने होते हैं, इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो शरीर की गर्मी को बनाए रखें। उनके जूते भी खास होते हैं, जिनके अंदर फर होता है, जिससे पैर हमेशा गर्म रहते हैं। उनकी मानसिक ताकत भी उतनी ही मजबूत होती है जितनी उनकी शारीरिक सहनशक्ति।
वो अकेलेपन से नहीं डरते, बल्कि उसे अपनाते हैं। महीनों तक बर्फ के बीच रहना बिना किसी बाहरी संपर्क के ये उनके लिए सामान्य है। वो इस समय का उपयोग अपने परिवार के साथ बिताने, कहानियां सुनाने और अपने अनुभवों को साझा करने में करते हैं। नेनिट्स के जीवन में कहानियों और परंपराओं का भी बहुत महत्व है। रात के समय जब बाहर बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं, तब चुम के अंदर आग के पास बैठकर बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव और पुरानी कहानियां सुनाते हैं। इन कहानियों में सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे होते हैं। कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना है, कैसे प्रकृति का सम्मान करना है और कैसे अपने समुदाय के साथ जुड़कर रहना है। यहाँ शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से मिलती है। हर बच्चा अपने बड़ों को देखकर सीखता है। वो जानता है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब निर्णय लेना है। ये शिक्षा उसे जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। नेनिट्स का आधुनिक दुनिया से दूर रहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सोच है। वो जानते हैं कि आधुनिक जीवन में जाने से उन्हें कुछ सुविधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन इसके बदले उन्हें अपनी स्वतंत्रता और पहचान खोनी पड़ेगी। शहरों में जाकर वो शायद आराम से रह सकते हैं, लेकिन वहां उनका जीवन दूसरों के नियमों पर चलेगा। इसके विपरीत यहाँ वो खुद अपने मालिक हैं। वो तय करते हैं कि कब चलना है, कब रुकना है और कैसे जीना है। ये आज़ादी उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। यही कारण है कि वो इस कठोर जीवन को भी खुशी से स्वीकार करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ बदलाव आ रहे हैं। कुछ नेनिट्स अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे सैटेलाइट फोन या स्नो मोबाइल, लेकिन वो इन चीजों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देते। वो इन्हें सिर्फ सहायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपनी परंपराओं को बदलने के लिए। नेनिट्स का जीवन एक तरह का जीवित विज्ञान है, जहां हर दिन एक प्रयोग होता है, हर अनुभव एक सीख होती है और हर निर्णय भविष्य को प्रभावित करता है। वो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन को समझने के लिए सिर्फ किताबों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अनुभव और प्रकृति के साथ जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। उनकी दुनिया भले ही हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हो, लेकिन उसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन में भी होती है। और यही संतुलन नेनिट्स को इस बर्फीले संसार में न सिर्फ जीवित रखता है, बल्कि उन्हें एक अलग पहचान भी देता है। नेनिट्स लोगों का जीवन जितना पुराना है, उतनी ही तेजी से आज की दुनिया बदल रही है। एक तरफ उनकी सदियों पुरानी परंपराएं हैं, जो बर्फ, रेनडियर और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ आधुनिक विकास की रफ्तार है, जो हर उस जगह तक पहुंच रही है जहां कभी इंसान का हस्तक्षेप बहुत कम था। इस बदलाव के बीच नेनिट्स सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि हर दिन अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बर्फीली जमीन पर नेनिट्स अपने रेनडियर के साथ चलते हैं, उसी जमीन के नीचे आज दुनिया के लिए बेहद कीमती संसाधन छिपे हुए हैं, जो है तेल और गैस। जैसे जैसे इनकी मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इन इलाकों में आने लगीं। उन्होंने यहाँ पाइपलाइन बिछानी शुरू की, भारी मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया और उन रास्तों को बदल दिया जो नेनिट्स पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आ रहे थे। ये बदलाव देखने में सिर्फ तकनीकी लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। नेनिट्स की पूरी जिंदगी उनके रेनडियर के साथ जुड़ी होती है। रेनडियर एक निश्चित मार्ग पर चलते हैं, जहां उन्हें भोजन मिलता है और जहां उनका शरीर उस वातावरण के अनुसार ढला होता है। जब इन रास्तों में रुकावट आती है, तो ये सिर्फ एक रास्ता बंद नहीं होता, बल्कि एक पूरी जीवन शैली प्रभावित होती है। कई बार ऐसा होता है कि पाइपलाइन या निर्माण कार्य के कारण रेनडियर का झुंड डर जाता है और अपनी दिशा बदल देता है। इससे नेनिट्स को भी मजबूर होकर अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं। लेकिन हर रास्ता उनके लिए सुरक्षित नहीं होता। कुछ जगहों पर बर्फ पतली होती है, कहीं भोजन कम होता है और कहीं मौसम ज्यादा कठोर होता है। ये सब मिलकर उनके जीवन को और कठिन बना देता है। यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या विकास का मतलब सिर्फ संसाधनों का दोहन है, या उसमें इंसान और उसकी संस्कृति की भी कोई जगह होनी चाहिए? नेनिट्स के लिए ये सवाल सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि जीने का है। वो हर दिन इस सच्चाई का सामना करते हैं कि उनकी जमीन, जिस पर उनका कोई लिखित अधिकार नहीं है, धीरे धीरे उनसे छीनी जा रही है। नेनिट्स का प्रकृति के साथ रिश्ता बहुत गहरा और संतुलित होता है। वो कभी भी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लेते। अगर उन्हें एक रेनडियर का शिकार करना होता है, तो वो उतना ही करते हैं जितना उनके परिवार के लिए जरूरी हो। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा लिया, तो भविष्य में उन्हें खुद ही नुकसान उठाना पड़ेगा। आज की दुनिया में, जहां बड़े बड़े शहर संसाधनों को तेजी से खत्म कर रहे हैं, नेनिट्स का ये तरीका एक सीख की तरह सामने आता है। वो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए इतने कठिन इलाके में भी संतुलन बनाकर जी रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि सबसे ज्यादा असर भी उन्हीं पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन ने उनके जीवन को और भी अनिश्चित बना दिया है। पहले जहां मौसम का एक तय पैटर्न होता था,
अब वो बदल रहा है। कभी बर्फ देर से गिरती है, कभी जल्दी पिघल जाती है और कभी अचानक तूफान आ जाता है। इससे उनकी यात्रा और रेंडियर की देखभाल दोनों प्रभावित होते हैं। एक खास समस्या तब होती है जब बर्फ पिघलकर फिर से जम जाती है। इससे जमीन के ऊपर एक सख्त परत बन जाती है जिसके नीचे की काई रेंडियर तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब है कि उनके पास भोजन कम हो जाता है। जब रेंडियर कमजोर होते हैं तो नेनेट्स का जीवन भी सीधा प्रभावित होता है, क्योंकि वही उनका भोजन, कपड़ा और परिवहन का साधन है। नेनेट्स के युवा इस समय सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ उन्हें आधुनिक शिक्षा और तकनीक के जरिए नई दुनिया देखने का मौका मिल रहा है और दूसरी तरफ उनके सामने अपनी परंपराओं को बचाने की जिम्मेदारी भी है। कुछ युवा शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं और एक अलग जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं होता। शहरों में उन्हें एक अलग तरह की जिंदगी मिलती है जहां हर चीज तय होती है, लेकिन वहां वो आजादी नहीं होती जो उन्हें अपने बर्फीले मैदानों में मिलती है। वहीं जब वो वापस अपने समुदाय में आते हैं तो उन्हें एक अपनापन और पहचान मिलती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। ये दो दुनियाओं के बीच का संघर्ष उन्हें अंदर से तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। वो समझने लगते हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा जीवन बेहतर है, बल्कि ये है कि कौन सा जीवन उन्हें खुद से जोड़कर रखता है। नेनेट्स के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है, अपनी पहचान को बचाते हुए बदलती दुनिया के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए। क्या वो आधुनिक तकनीक को अपनाकर भी अपनी परंपराओं को जिंदा रख सकते हैं, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी ये जीवन शैली सिर्फ किताबों और डॉक्यूमेंट्री तक सीमित रह जाएगी? कुछ लोग और संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं कि नेनेट्स के अधिकारों को मान्यता मिले और उनके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन ये काम आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आर्थिक हित, राजनीतिक फैसले और वैश्विक जरूरतें सब एक साथ जुड़ी हुई हैं। नेनेट्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली प्रगति क्या होती है। क्या वो जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा संसाधन इस्तेमाल करें, या वो जिसमें हम अपने आसपास के वातावरण के साथ संतुलन बनाकर चलें? उन्होंने ये साबित किया है कि जीवन सिर्फ आराम और सुविधा का नाम नहीं है, बल्कि ये समझ का भी नाम है। ये समझ कि हमें कितना लेना है और कितना छोड़ देना है। अगर नेनेट्स जैसे समुदाय खत्म हो जाते हैं तो हम सिर्फ एक संस्कृति नहीं खोएंगे, बल्कि एक ऐसा ज्ञान भी खो देंगे जो हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ कैसे जिया जाता है। आखिर ये वही लोग हैं जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र के सबसे कठोर हिस्से यमाल प्रायद्वीप यानी यमाल पेनिनसुला पर बसे हैं। ये वो जगह है जिसे दुनिया अंत की दुनिया कहती है, जहां सर्दियों में तापमान 0 से -80 या कभी-कभी -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और चेहरे को चीरने वाली तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। यहाँ लगातार महीनों तक सूरज का चेहरा नहीं दिखता और जमीन की सतह हमेशा जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इस विशाल बर्फ से ढके और सुनसान टुंड्रा इलाके में, जो लाखों किलोमीटर में फैला है, मात्र लगभग 50 से 60 हजार नेनेट्स लोग रहते हैं। इतनी भयानक ठंड और अकेलेपन के बीच इतनी छोटी आबादी का दृढ़ता से टिका रहना ही बताता है कि वो कितने मजबूत हैं। उनका अनुभव, उनकी सोच और उनका तरीका, ये सब इंसानियत के लिए बहुत कीमती है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या हम विकास के नाम पर नेनेट्स जैसे समुदायों की पहचान और उनकी पूरी दुनिया छीन रहे हैं, जिन्होंने सदियों तक प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सीखा? और सच ये है, अगर ये सभ्यताएं खत्म हो गईं, तो शायद हम भी कुछ ऐसा खो देंगे जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। इस पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।